बच्चों, आज हम मांग की लोच की श्रेणियां पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो में हमने मांग की लोच की श्रेणियां पढ़ी थी, जिन्हें हमने 5 भागों में विभक्त किया था। जिसको हमने एक पहली श्रेणी को हमने आपको रेखा चित्र और पूर्णतः लोचदार मांग की श्रेणी को हमने थ्योरेटिकल समझाया था कि मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो क्या है। तो हम एक बार पांचों श्रेणियों को लिख रहे हैं टॉपिक के हिसाब से। पूर्णतया लोचदार, जिसको हमने समझ लिया था रेखा चित्र की सहायता से। पूरी तरह से लोचदार है क्या? पूर्णतया लोचदार है क्या? हमारी मांगी जाने वाली मात्रा, मांग की लोच जो है वो पूरी तरह लोचदार है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार, जिसको हम बोल रहे थे ईडी इजिकल टू इंफिनिट, अनंत। अनंत वाला साइन आपका करना चाहिए। हमने कल अपने लास्ट वीडियो में इसको पूरा दिखा दिया था आपको। दूसरा, अब हम जो बताने जा रहे हैं, दूसरी श्रेणी को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, वो है लोचदार। लोचदार या सापेक्षतया लोचदार मांग, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या लोचदार मांग, जिसे हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे कि ईडी ग्रेटर देन 1। देखिए बच्चों, याद करने की दृष्टि से हम इसको ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ईडी ग्रेटर देन 1, यानी कि इकाई से अधिक। इकाई जिसको हम कीमत बोल रहे हैं, कीमत, वस्तु की कीमत जो है वो क्या है? इकाई से अधिक है, मांगी जाने वाली मात्रा अधिक है। तो हम इसको एक डायग्राम समझाएंगे कि हमने जो पिछले वीडियो में अनंत बताया था, वहां पे प्राइस हमारी फिक्स कर रखी थी, और यहाँ पर प्राइस और मांगी जाने वाली मात्रा में क्या डिफरेंस है वो दिखाएंगे रेखा चित्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमने ओ वाई ओ एक्स, ठीक है, ओ वाई वही चीज हम लोग रखते आ रहे हैं, वस्तु की मात्रा या मांग की मात्रा, जिसे हम ईडी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम ईडी बोलेंगे। एक बार वापस यहाँ बना रहे हैं रेखा चित्र के ऊपर, वाई, यहाँ मांग की मात्रा, क्वांटिटी, जिसे हम बोलेंगे ईडी भी बोलेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पढ़ रहे हैं हम, यहाँ बोलेंगे कीमत, मांग की कीमत और मांग की मात्रा। मांग की कीमत, ठीक है। अब हम बच्चों इसमें साफ साफ पता चल रहा है रेखा चित्र में कि हम रेखा चित्र को किस तरीके से बनाए, कौन सी श्रेणी बता रहे हैं। ईडी ज्यादा है इक्वल 1 से हम ये श्रेणी बनाना चाहते हैं। हम पहले अपने माइंड में इस चीज को बैठाएं तो आपका रेखा चित्र उसी तरीके से बनेगा। कहने का मतलब कि हम पहले तो एक डिमांड लाइन खींच देंगे, इजी तरीके से बनाने के हिसाब से। डिमांड लाइन खींचा हमने एक जगह फिक्स कर दिया अपने पी को, प्राइस और क्वांटिटी। अब हमें सिचुएशन हैंडल करनी है कि हमें ईडी ज्यादा रखनी है, यानी कि मांग की मात्रा को ज्यादा, और एक यहाँ पर क्या है? कीमत, इकाई से अधिक रखना है हमें मांगी गई मात्रा को। अब हम कैसे दिखाएंगे कि मांगी गई मात्रा में जो गैप है आप उसको ज्यादा दिखाएं तो प्राइस को कम दिखाएं। उस स्थिति को आप कैसे दिखाएंगे कि प्राइस हमारे मान लीजिए ये है कम और
मांगी जाने वाली मात्रा में गैप ज्यादा। ये जो आप दिख रहा है, आपको गैप जो दिख रहा है, अंतर जो दिख रहा है, इसको देखिए कि P से जब P1 हमने बढ़ाया तो हमें Q1 कहाँ मिला, यहाँ। इसका डिफरेंस जो अंतर है, आप देखेंगे कि ये जो गैप है वो ज्यादा हो रहा है किससे, प्राइस से। तो इस चीज से हम बताएंगे कि जैसे ही प्राइस में थोड़ा बहुत अंतर आता है तो क्वांटिटी ज्यादा कम हो जाती है, मांगी जाने वाली मात्रा को ज्यादा कम दिखाया जाता है। जैसे ग्रेटर देन किसको बताया, मांगी जाने वाली कीमत कम, कीमत को कम बताया हमने। तो हम इस डायग्राम को ऐसे बनाएंगे। अब जहां पर ये दोनों बिंदु टकराए, आप इसको देख सकते हैं ए और ये बी की पॉइंट, ठीक है। कौन सी मांग होगी ये, लोचदार मांग। कि मांग की जो कीमत लोच है वो लोचदार दिख रही है। लोच किसके कारण से आ रहा है कि अगर हम कीमत में थोड़ा बहुत भी बढ़ाते हैं, कीमत को थोड़ा भी बढ़ जाती है कीमत, तो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। इस श्रेणी का ये जो रेखाचित्र है इस तरीके से आप बनाएंगे। इसके अंदर हम ये चीज भी लिख सकते हैं कि ये जो है अंतर, हमने परिवर्तन देखा कि ये जो है डेल्टा क्यू कहलाएगा और ये जो है डेल्टा टी कहलाएगा। कितना अंतर हुआ है आप संख्यात्मक भी रख सकते हैं आसानी से, संख्याओं के उससे भी आप इसको बता सकते हैं। तो आपकी जो क्वांटिटी में कितना अंतर है उसका आप क्षेत्रफल से भी बता सकते हैं कि हम आयताकार क्षेत्रफल बता सकते हैं। रेखाचित्र को देखते हुए हम बताएंगे कि जब हमारी कीमत OP थी तो हमारी वस्तु की मात्रा क्या थी, OQ थी। OP और BQ, ये हमारा एक आयताकार क्षेत्रफल दिख रहा है कि OPB और Q ये था, जो किसके क्षेत्रफल के बराबर है, हमारे OP1 A Q1, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल हम देखें तो ये जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा दिख रहा है बजाय कि इसके। तो हम इसको रेखाचित्र में कैसे समझाएंगे, रेखाचित्र को कि चित्र में OP क्या है, OQ क्या है, ये चीजें आप बताएं। देखिए इसमें कि उपरोक्त चित्र में या चित्र में आप जरूर से लिखेंगे, इस श्रेणी को डिस्क्राइब करेंगे। चित्र में OP मांग की कीमत या वस्तु की कीमत एक ही बात है, वह OX क्या है, मांग की मात्रा है। अब जब हमने ये देख लिया कि OP, पहले हमने जो लाइन हमारी जो हाईलाइट करी थी वो यहीं से बनाई थी, OP और Q यही निकाले थे हमने 2 पॉइंट, तो हमने इसे लिखा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि OP जो भी है हमारा, इस चीज को हम बताएंगे। अतः कुल खर्च, उपभोक्ता कुल खर्च कैसे निकालेगा और कैसे करेगा वो चीज बता रहे हैं। अतः कुल खर्च जो है वो OP मल्टीप्लाई OX या OQ, एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, OP से लेके OQ तक जो हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। कहां से कहां तक देखा हमने, क्षेत्रफल के बराबर है। कौन से क्षेत्रफल के बराबर, OP और OQ। अगर हम यहाँ देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को क्षेत्रफल क्या प्राप्त होता है, OPB और Q, ये हमें प्राप्त होता है। जो किसके बराबर है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बराबर है OPBQ क्षेत्रफल। इसी तरह से हम जब हम देखते हैं कि कीमतों में हल्का सा परिवर्तन होने पर हमारी मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो रही है, ज्यादा कम हो रही है ना, तो इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे, तो हमारा जो है क्षेत्रफल में जब कीमतें और मांगी जाने वाली मात्राओं में परिवर्तन होगा तो हमारे क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा। तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखेंगे कि जब कीमत
कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं इसको। ये आपने जो भी चीज बताई है कि कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं कि P1 या P1 हमारी कीमत थी पहले, तो कीमत घट रही है, तो क्या हुआ, कीमत घट रही है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिखा है तो भी कीमत में परिवर्तन हुआ है, ऐसे लिखा है तो भी कीमत में परिवर्तन, कीमत घट रही है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ रही है, हम ये भी कह सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से अपना एक वो बता देते हैं। तो जब कीमत घट रही है या घटती है तो क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कीमत कहाँ घट रही है, OP, OP1 से OP हो रही है, तब क्वांटिटी क्या हो रही है उसको भी, वो भी लिखेंगे हम, तब क्या हो रहा है, तब O, जब हमारी कीमत ये थी तो क्वांटिटी हमारी ये थी, तो OQ1 से मांग की मात्रा बढ़कर, हमें पूरे चित्र को डिस्क्राइब करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यही मांग की जो श्रेणियां है, एक एक श्रेणी पूछ ली जाती है कि आप लोचदार श्रेणी को समझाइए, केवल पूर्णतया लोचदार को समझाइए, और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप रेखा चित्र और उसको आप इस तरीके से अपने चित्र को समझाएंगे। तो OQ1 से मांग की मात्रा क्या हो रही है, बढ़कर, बढ़ रही है, अगर हम बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं तो बढ़ाकर दिखाएंगे, बढ़कर कितनी हो रही है, OQ हो रही है, OQ हो रही है। तो इस चीज को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कहने का तात्पर्य है कि हमको जो नया कुल खर्च हुआ है, अतः अब जो कुल खर्च है वो किसमें चेंज हो गया, OP या हम इसको 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख लेते हैं, तो आपका वो हो जाएगा OP, और ये हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा 1 के बराबर। जब हमें कुल खर्च चेंज करना है तो हम लिखेंगे OP मल्टीप्लाई OQ, जो क्षेत्रफल के बराबर है किसके, OPBQ, ये क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो लोचदार या सापेक्ष मांग हम कैसे पहचानेंगे, रेखा चित्र कैसे बताएंगे कि आप मांगी जाने वाली मात्रा को तो ज्यादा बनाएंगे और इकाई को कम रखेंगे, तो ये चीज हमको ये डिनोट कर रही है कि मांग की कीमत को हम घटा रहे हैं और मांगी जाने वाली मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बताएंगे और ये बताएंगे कि सापेक्ष मांग, या हम इधर ही लिख लेते हैं कि जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हम किसको बोल रहे हैं, जब मांग का अनुपातिक, मांग का लिखेंगे इसको, पहले आप चित्र को डिस्क्राइब करें या आप अपनी श्रेणी को समझाएं और फिर चित्र को बनाएं, चित्र को बनाने के बाद आप चित्र को डिस्क्राइब करें पूरा, इसमें आप लिखेंगे पूर्णतया लोचदार में कि इसका क्या तात्पर्य है, या लोचदार मांग हम किसको कहते हैं, ठीक है। हमने लिखा कि जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन, मांग का जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन, कीमत
के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक, अधिक ही बनाएंगे, कीमत को कम रख रहे हैं और ईडी को ज्यादा रख रहे हैं, से अधिक होता है तो या होती है तो मांग की लोचदार मांग या मांग की कीमत लोच कैसी होती है, तो मांग की कीमत लोच कैसी कहलाएगी बच्चों, मांग की कीमत लोच लोचदार या सापेक्षतया लोचदार मांग कहलाएगी। लोचदार या सापेक्षतया लोचदार मांग कहलाती है। देखिए आपको ज्यादा हिंदी याद नहीं करनी है, इसकी थ्योरी नहीं करनी है, आप सिर्फ इस चीज को ध्यान रखें। पहले हमने अनंत वाली सिचुएशन देखी कि वहां पर मांगी जाने वाली मात्रा कीमत यानी कि बिल्कुल स्थिर है और मांगी जाने वाली मात्रा इन्फिनिट हो रही है यानी कि अनंत तक बढ़ती जा रही है। तो जो चीज अनंत बढ़ रही है दूसरी चीज का आपको वर्णन नहीं किया, इसका मतलब वो चीज क्या है, स्थिर है एक ही जगह। हम इसको इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ईडी ग्रेटर देन 1। ईडी को हमने ज्यादा बताया है और इकाई को कम बताया है, जो हमने इस चित्र में आपको समझाया है। अंतर समझ में आया बच्चों कि आप जो है वो गैप से बताएंगे इसमें कि कितना गैप, आप गैप जितना ज्यादा रखेंगे आपकी ये श्रेणी उतनी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी और अच्छी से दिखेगी। आप प्राइस को और थोड़ा सा ऊपर रखते हैं पहले और फिर उसके नीचे गैप कम करके थोड़ा सा और उसको ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि लोचदार या सापेक्षतया लोचदार मांग किसके आएंगे, लोच किसमें आ रहा है, लोचदार दिख रहा है, पूरी तरह से लोच किसमें था, ईडी में। अब लोच तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, इसका मतलब इकाई को काम में लिया, कीमत को काम में लिया है हमने। जब हम कीमत को काम में ले रहे हैं तो हमारा दोनों का रोल है कि वस्तु की कीमत घट या बढ़ रही है तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं या मांग के नियम में हम पढ़ चुके हैं कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, या मांगी जाने वाले परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कही जाती है और ये हमेशा ऋणात्मक होती है, जो हमने कल भी बताया था या पिछले वीडियो में समझाया था कि हमारी जो है मांग की कीमत लोच का जो ढाल है वो कैसा होता है, तो हम देखेंगे ऋणात्मक होता है। क्लियर है बच्चों। अब हम हमारी तीसरी श्रेणी पर आ रहे हैं। तीसरी श्रेणी जो हमने कल पांचों श्रेणी एक साथ लिखवा दी थी उसमें से हम तीसरी श्रेणी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप बुक को साथ लेकर के बैठे जब ये वीडियो देखें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। सबके पास बुक है, जिसे हमने बोला था ईडी ग्रेटर देन 1। हमारी दो श्रेणियां हमें समझ में आती। तीसरी श्रेणी इंपॉर्टेंट, इकाई के बराबर। देखिए नाम से पता चल रहा है बच्चों इकाई के बराबर, यहाँ पर सिर्फ बात किसकी हो रही है, कीमत लोच की, मांग की कीमतों की लोच की बात हो रही है कि मांग में ही परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर इकाई के बराबर किसको रखा गया है, यानी कि मांगी जाने वाली मात्रा। यहाँ पर ईडी बराबर है 1 यानी कीमत भी इतनी है और मांगी जाने वाली मात्रा भी इतनी बराबर बराबर है। इस चीज को हम कैसे देखेंगे कि पहले हम समझेंगे कि इकाई के बराबर का मतलब है कि वस्तु में जिसका हम मीनिंग पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है हमारा इकाई के बराबर। यहाँ पे क्या चीज है,
क्योंकि हम जितनी भी तुलना कर रहे हैं इस श्रेणियों में वो दो चीजें हमारी आ रही है बीच में, एक तो मांगी जाने वाली मात्रा और दूसरी वस्तु की कीमत। तो कहने का मतलब है कि जब लिखेंगे मांग की मात्रा में, जब मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से या परिवर्तन द्वारा कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के, कीमत के, क्योंकि ये दो शब्द ही इससे तुलना करेंगे, पूरे चित्र को भी ये दो शब्द द्वारा कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा प्रभावित करेगी। कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि दोनों में जो परिवर्तन है वो इक्वल हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, इकाई के बराबर रोज कहलाएगी। कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो इसे इकाई के बराबर, यानी कि ED = 1 कहा जाता है। कैसे? जब हमने मिश्रण चित्र बनाया है बच्चों, तो आप उसके आधार पर बता सकते हैं कि हम इस चित्र को कैसे बनाएं। कहने का तात्पर्य, हम वापस चित्र बनाते हैं जहां पे हमें प्राइस और मांगी जाने वाली मात्रा दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, दोनों को हम इक्वल कैसे दिखाएंगे? मांग की मात्रा जिसे हम Q बोल रहे हैं और कीमत जिसे हम P बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमको जो चीज दिखानी है, हम श्रेणी कौन सी बना रहे हैं, पहले याद रखें अपने माइंड में कि ED = 1, यानी कि कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बराबर दिखानी है। हम ऐसा क्या डायग्राम कैसे बनाएं कि दोनों चीज हमें, पहले हम डिमांड लाइन बना लेंगे। ठीक है, हमने एक लाइन बना ली P और Q जो पॉइंट निकल गया है। अब हमें दोनों को बराबर दिखाना है कि दोनों में अंतर जो है वो बराबर दिखे। आ रहा समझ में? अंतर जो है वो कैसे बराबर दिखेगा, गैप जो है आपका बराबर दिखे। तो हमने उसके लिए मान लीजिए प्राइस नीचे घट रही है, ठीक है, यहाँ पे रख लिया। क्यों रखा हमने, अभी हम बताते हैं। हमने जो है इस अंतर को बराबर रखा है, ये जो गैप है कि जितना अंतर कीमत घट रही है उतनी ही बराबर में बढ़ती है। ये Q1 आ गया नया, ये P1। आप इसको जब आप नई चीज को नई लाइन बना रहे हैं तो आप इसको डॉटेड लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों चीजों को, कि आपने एक डॉटेड लाइन में इसको बनाया। बच्चों, कहने का तात्पर्य कि जितना अंतर इसमें है बॉक्स में उतना ही अंतर इसमें है। ये जो अंतर है यही हमें बताना है, इसको हम बोलेंगे डेल्टा P और डेल्टा Q। यहाँ पर भी वही दो बिंदु निकल के आ रहे हैं। आप जरूरी नहीं है कि पहले A रखें, आप B भी रख सकते हैं और A भी रख सकते हैं। अब आपका जो है एरिया या क्षेत्रफल जो है वो कितना हो रहा है, दोनों का इक्वल हो रहा है, वो चीज बतानी है आपको। ठीक है, इस एरिया को दोनों का इक्वल बताना है कि ये और ये जो गैप है, यानी कि वस्तु पर जो किया गया खर्च है वो कीमत में जितना अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है उतना ही मांगी जाने वाली मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन के द्वारा इसमें समझाया जाता है। कहने का तात्पर्य, अब हम चित्र की कैसे व्याख्या करें बच्चों, ये जो पॉइंट है हमारे इकाई के बराबर, इस स्थिति को हम आयताकार परिवलय भी कहते हैं।
ये पहली बार ये नाम आ जाता है आयताकार परवलय। क्या है ये? इसे हम इंग्लिश में समझे तो ज्यादा इजी तरह से समझेगा। आयताकार जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, इस पोजीशन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। आयताकार परवलय, अति परवलय बोलिए, आयताकार अति परवलय, इस स्थिति को आयताकार अति परवलय बोलेंगे। क्योंकि अगर कीमतों के इसके अनुसार कीमतों में अगर कीमतें अगर हमारी घटती या बढ़ती है, जिस रेशो में, जिस अनुपात में कीमत हमारी घटेगी या बढ़ेगी, उसी अनुपात में हमारी क्वांटिटी भी, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी घटेगी और बढ़ेगी। ये चित्र जो है वो यही बता रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? आयताकार अति परवलय बोला है। इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है बच्चों, अगर हम इस चित्र की व्याख्या करते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे चित्र में आप लिख सकते हैं या तो ओ पी अक्ष पर या ओ वाई अक्ष पर कीमत है, और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत है, तथा ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की या मांग की मात्रा है। ठीक है, इसी तरह से चित्र में ए बिंदु पर कीमत कहां से कहां तक है बच्चों? OP इसके बराबर है, OP है। इसी तरह से तथा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा OQ है, बराबर OQ के बराबर मान। ये चित्र में जो हमें दिख रहा है हमने वो अभी इसको किया। जैसे ही अब इसमें बताया, अब अतः P बिंदु पर खर्च, अतः या हम लिख सकते हैं पहले ए बिंदु पर खर्च कितना दिख रहा है? कितनी कीमत पे कितना खर्च हो रहा है? ओ पी से लेकर ओ क्यू तक यही खर्च हो रहा है, ओ पी से लेकर ओ क्यू तक। यानी कि हम लिख सकते हैं ओ पी ए क्यू, ओ पी से लेकर ए मल्टीप्लाई करेंगे कि ओ पी जो है वो खर्च दिखा रहा है, ओ पी मल्टीप्लाई ओ क्यू। क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया? बराबर क्षेत्रफल हो गया ओ पी ए क्यू। ये क्षेत्रफल हमारा निकल करके आया कुल खर्च का। इसी तरीके से अब हम बता सकते हैं कि कीमत के घटने पर, यहाँ पे आएगा लिखने बच्चों कि इसको कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर, कीमत के घटने पर। अब दूसरा फैक्ट क्या हो रहा है कि कीमत घट रही है या बढ़ रही है? हमने घटी हुई कीमत को बताया कि कीमत के घटने पर
क्या प्राप्त हुआ हमें? OP1, ठीक है, ये हुआ। तथा मांग की मात्रा बढ़ती है, बढ़ रही है, वही इफेक्ट दिखाएंगे हम। बढ़ती है, कितनी बढ़ रही है, अर्थात कितनी हो रही है, OQ1 हो रही है, ये चीज दिखा रहे हैं हम, ठीक है। अब हमारा कुल खर्च क्या होगा, अतः अब कुल खर्च किसके बराबर होगा, OP1 मल्टीप्लाई OQ1 से हम कर रहे हैं, तो ये क्षेत्रफल के बराबर है। जो हम किसके बराबर बता रहे हैं वो क्षेत्रफल, OP1 और BQ1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब जो हमें चित्र में दिख रहा है और हमने जो पिछले चैप्टर से सीखा है उसके आधार पर आप अपनी श्रेणी को इस तरीके से समझा सकते हैं। अब इसमें जो चीज बता रखी है बच्चों वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आयताकार अतिपरवलय। तो आयताकार यहाँ पर मांग वक्र जो है वो क्या है, हम लिख रहे हैं इस पॉइंट को कि जब आयताकार परिवलय, जिसको हमने क्या बोला है, रेक्टेंगुलर, जब हमने हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तब क्या है, मांग वक्र। क्या चीज है इसमें, आयताकार परिवलय क्या हो रहा है, मांग वक्र। मांग वक्र को आयताकार परिवलय बोला गया है। मांग वक्र कौन सा हुआ, जो DD है, ये यहां से लेकर यहां, ठीक है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्रफल हम बताना चाह रहे हैं, आयताकार परिवलय है क्या, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने दोनों का क्षेत्रफल बराबर बताएंगे। कौन से दो क्षेत्रफल निकाले, एक तो OPAQ वाला और एक OP1 और BQ1 वाला। तो ये जो है क्षेत्रफल इक्वल हो गया, तब क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल कौन सा, OPAB किसके बराबर, OP1 और BQ1 के बराबर। तो ये जो चीज है हमारी ये सिद्ध होती है कि आयताकार अतिपरवलय क्या कब होगा, मांग वक्र, जब ये दोनों क्षेत्रफल किसके बराबर होंगे, एक दूसरे के आपस में बराबर होंगे। कहने का तात्पर्य कि जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या मांग में आनुपातिक परिवर्तन के कारण कीमत में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है और वो जो इकाई के बराबर हो रहा है, यानी दोनों में इक्वल चेंजेस हो रहा है, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे, आयताकार अतिपरवलय। यानी कि हमारा जो मांग वक्र है वो इस तरीके से आएगा, बराबर बराबर ही पॉइंट बनेंगे इसके, और क्षेत्रफल भी इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इकाई के बराबर जब मांग को पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी कि हमारी मांगी जाने वाली मात्रा जो है कीमत के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध है बच्चों वो अनुपातिक परिवर्तन से है, कि अगर मांगी जाने वाली मात्रा कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर है तो उस चीज को हम इकाई के बराबर बोलेंगे। अगर मांगी जाने वाली मात्रा इकाई से ज्यादा है तो हम उसको लोचदार मांग बोलेंगे। अगर मांगी जाने वाली मात्रा इनफिनिट है, बढ़ती घटती जा रही है, लगातार एक जैसे आगे की तरफ जा रही अनंत तक, और हमारे प्राइस जो है, कीमत जो है वो फिक्स है, उस स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, लोचदार या पूर्णतया लोचदार मांग कहलाएगी।
तो हमने जो है अब तक आपकी मांग की लोच की श्रेणियों को समझा बच्चों, जिसमें से अभी हम 5 श्रेणियां हैं। हमने 3 श्रेणियों को डिस्क्राइब किया रेखा चित्रों से। रेखा चित्र बना के आपको बताया कि आप रेखा चित्र को इसकी सहायता से बनाएं। जो ये मैंने बनाए हैं कि ईडी इक्वल है इंफिनिट, ईडी ग्रेटर देन है 1। ग्रेटर देन का तात्पर्य साफ दिखा है कि ईडी ज्यादा दिख रही है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को ज्यादा बताया है और कीमत को कम। यहाँ पर इस रेखा चित्र में जो बताएंगे वो आप इसको इस तरीके से नहीं, इस रेखा चित्र में गैप के तरीके से यानी अंतर के तरीके से बताएंगे कि आप ईडी वाला भाग ज्यादा और कीमत वाला भाग कम करके दिखाएंगे अंतर। इसी तरह से ईडी इक्वल 1 कि आप ईडी को यानी कि इकाई के बराबर हमें रेखा चित्र को बताना है, तो हमें दोनों को बराबर बराबर गैप में दिखाना है कि जितनी कीमत हमारी कम हो रही है उसी के परिवर्तन के अनुपात ही हमारी मांगे जाने वाली मात्रा भी कम हो रही है। तो ये जो हमारी श्रेणी है ये है हमारी इकाई के बराबर, जिसे हमारी मांग की लोच जो थी वो 5 श्रेणियों में विभक्त थी, हमने 3 बता दी। अब हम चौथी जो भी श्रेणी है, चौथी जिसको हम बोल रहे हैं 5 कंडीशन है, चौथी जो हम बोल रहे हैं लोचदार मांग है लेकिन कम लोचदार मांग है। किससे इस श्रेणी का हम क्या बोलेंगे कि बेलोचदार या बेलोचदार मांग, बेलोचदार या कम लोचदार भी बोल सकते हैं इसे मांग की लोच। चौथी जो होगी वो हम आपको अगले वीडियो में बताने जाएंगे, लेकिन उसका सिंबल बता रहे हैं कि बेलोचदार मांग की लोच कैसे क्या कहलाएगी। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन बनाया है, यहाँ पे हम कीमत को ज्यादा दिखाएंगे और मांगी जाने वाली मात्रा को कम दिखाएंगे। इसी तरीके से हम 5वीं जो श्रेणी है वो है पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार या शून्य लोच। शून्य लोच या कई नामों से बोला जाता है बच्चों, ये तो अपने अपने नाम है कि हम इसको किस तरीके से समझे। पूरी तरह से बेलोच है, इसके अंदर बेलोच का मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, ईडी में उस चीज को हम क्या बताएंगे, कैसे सिंबल से डिनोट करेंगे, ईडी इक्वल 0। आया समझ में कि शून्य लोच को हम ईडी 0 क्यों बोल रहे हैं कि वहां पर जो है हमारी मांगी जाने वाली मात्रा बिल्कुल स्थिर रहेगी और कीमतों में परिवर्तन होगा, तो वो कहलाएगी शून्य लोच। बेलोचदार मांग या कम लोचदार बोल सकते हैं कि हम इकाई को बहुत ज्यादा दिखाएंगे गैप में कि कीमत जो है वो ज्यादा हो रही है और ईडी जो है वो बहुत कम हो रही है, तो उसके गैप से रेखा चित्र में जो हम बताएंगे वो यही बताएंगे कि ईडी का गैप जो है वो कम, यानी कि इस श्रेणी का, इस कैटेगरी का बिल्कुल अपोजिट पार्ट बनेगा और बिल्कुल अपोजिट रेखा चित्र में आपको दिखेगा कि हम उसमें क्या बताएंगे, ईडी तो कम और प्राइस बहुत ज्यादा दिखाएंगे कि प्राइस में जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा, यानी कि गैप, और ईडी हमारी बहुत कम दिखाई जाएगी, नाम मात्र की दिखाएंगे, जिसमें आपको रेखा चित्र साफ पता लगेगा कि ये श्रेणी कौन से श्रेणी से रिलेट करती है, कौन सा रेखा चित्र किस श्रेणी से रिलेट करता है, तब हम अच्छे से तुलना कर सकेंगे उसमें। तो इस तरीके से हम अपनी 5 श्रेणियों को इस तरीके से समझाएं, एग्जाम में भी अपनी 5 श्रेणी को इस तरीके से समझाएं जिससे एग्जामिनर साफ साफ पता लग जाए कि हाँ हमने हर श्रेणी को अपने रेखा चित्र की सहायता से और उस चित्र को डिस्क्राइब करते हुए अच्छे से समझाया है और एक एक पॉइंट को उसको समझाया कि ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू 1 कहाँ है, या ओ क्यू पहले था तो क्षेत्रफल हमारा क्या था, ओ पी 1 हो गया तो क्या हुआ। तो वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है या वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को अगर आप क्लियर तरीके से रेखा चित्र में समझाएंगे तो बच्चों आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ये जो क्वेश्चन आता है मांग की जो कीमत लोच की श्रेणियां, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन कवर करता है एग्जाम में, तो आपको हर श्रेणी तरीके से रेखा चित्र के द्वारा समझनी है क्योंकि मांग कीमत लोच इन्हीं श्रेणियों पर आधारित है। इसकी आगे विधियां पढ़ेंगे, उस विधि में भी इन श्रेणियों को बीच में शामिल करते हुए उस विधियों को भी समझाया गया है। तो पहले हम इस श्रेणियों को समझिए अच्छी तरह, फिर हम मांग की कीमत लोच की विधियां भी पढ़ेंगे।
तो आपकी जब आप बुक खोलें, बुक में जब वीडियो के साथ साथ आप अपने टॉपिक को कंसल्ट करते जाएंगे तो आपको अच्छे से ये पूरा मांगी कीमत रोज की श्रेणियों का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके।